नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र साहू। दोस्तों, आज का जो टॉपिक देखने वाले हैं पर्यावरण के अध्ययन के अंतर्गत एक इकाई है जिसका नाम है पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र है। और यह जो आप लोगों के लिए जो होती है इसका कंटिन्यू जो सीरीज चल रहा है, इसका वीडियो नंबर 30 नंबर का वीडियो है। तो फिर अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर दबा देना। साथ ही इस वीडियो का फ्री पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और इसके एग्ज़ाम के बाद जस्ट यानी कि 10 तारीख से हम लोग जो है छात्रावास अधीक्षक और वन रक्षक के जितने भी भर्ती है उसके सिलेबस के आधार पर हम लोग तैयारी करने वाले हैं, ठीक है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। एक चीज़ और है कि हो सकता है वीडियो आप लोग अगर जब भी देखें तो इसमें कुछ बाहर से कुछ साउंड आए, क्योंकि मैं जहाँ पर रहता हूँ वहाँ पर एक साउंड चल रहा है, छत्तीसगढ़ी गाना या हिंदी गाना जो भी रहे, तो हो सकता है आप लोगों को सुनाई दे। और एक चीज़ और है कि मेरे यूट्यूब के अलावा एक और है जो बिलासपुर का है, वो जो है मेरे वीडियो को जो है 100% उपयोग कर रहा है। तो मैं ख़ासकर से उन्हीं लोग उनके बारे में बोल रहा हूँ, जो भी है ट्यूटर वो जो है दरअसल बिलासपुर के जो कोचिंग संस्थान है उसी के नाम पर एक अपना अकाउंट खोला है यूट्यूब का और मेरे वीडियो को डाल रहे हैं। तो एक तो उनको यूट्यूब का पॉलिसी है, यूट्यूब का जो है नियम है उनको पता नहीं है, ठीक है? तो उनको ये कहना चाहता हूँ कि भाई अपनी मेहनत स्वयं से करो, किसी का कॉपी पेस्ट मत करो, क्योंकि आपका चैनल मोनेटाइज़ नहीं होगा, क्योंकि रीयूज़ पॉलिसी के तहत आप फँस जाओगे, ठीक है? दूसरी बात है जो सब्सक्राइबर है वह मेहनत से बढ़ता है, ठीक है? तो आप भी अपने चैनल की मेहनत करो, लेकिन अब जैसे कि आप वीडियो अपलोड करते हो तो मैं आपको जो है कॉपीराइट क्लेम दूँगा या जो है स्ट्राइक दूँगा, ठीक है? जिससे आपका चैनल बंद भी हो सकता है, इसलिए पहले समझा रहा हूँ कि इस तरीके से मत करना आप जो है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पर देख लेते हैं, आप लोगों के लिए जो होमवर्क दिया था उसको देख लेते हैं, ठीक है। कि विद्यालय भवन की दिशा होनी चाहिए, तो विद्यालय भवन की दिशा होनी चाहिए तो कौन सी दिशा में होनी चाहिए? सही जवाब आ जाएगा इसका जो है दक्षिण पूर्व रहेगा, ठीक है। दक्षिण पूर्व दिशा में होनी चाहिए, जैसे कि ये क्या है, पूर्व दिशा है, ये और दक्षिण दिशा है, तो इस दिशा में होनी चाहिए। ये जो है शिक्षण अधिगम के अंतर्गत इस प्रश्न को बोला गया है। अगला प्रश्न है, इस टॉपिक में हम लोग जैसे कि जो शिक्षण अधिगम है पढ़ने वाले, इसमें विज्ञान है। विज्ञान के अंतर्गत जो पृथ्वी के बारे में भी कुछ कुछ नॉलेज है, वे सिलेबस के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। तो चलते वीडियो की तरफ। यहाँ पर देखते हैं पहला क्वेश्चन को कि पृथ्वी अपनी अक्ष पर कितनी अंश झुकी हुई है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि पृथ्वी जो है अपनी अक्ष पर कितनी अंश झुकी हुई है। सही जवाब आ जाएगा पहला रहेगा, यानी कि 23.5 अंश झुकी हुई है। 23 सही 1/2 अंश, यानी कि 23.5 अंश जो है झुकी हुई है। हम लोग बोलते हैं ना पृथ्वी से गोल है, तो ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा झुकी हुई है 23.5 अंश। और झुकी हुई है इसी वजह से ऋतुओं में परिवर्तन होता है। अगर पृथ्वी जो है थोड़ा सा भी अगर नहीं झुका रहता तो इसमें क्या है, ऋतुओं में परिवर्तन नहीं होता। ऋतुओं में परिवर्तन इसलिए होता है क्योंकि ये झुका हुआ है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का घूर्णन गति का समय या पृथ्वी अपनी अक्ष पर कितने समय में एक चक्कर लगाती है। तो पृथ्वी अगर अपने से समय है ऐसे, तो एक चक्कर लगाने में कितना समय लेती है। सही जवाब आ जाएगा 23 घंटा। आ, इसका आंसर रहेगा पहला रहेगा, ठीक है। पहला इसका आंसर सही रहेगा 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड। 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड इनका जो है घूर्णन गति है। अब यहाँ पर जैसे कि हम लोग बोलते हैं 24 घंटा, तो इसीलिए यहाँ पर कुछ समय बच रहा है, तो यही जो है एक साल में 6 घंटा बचता है। और जब 4 साल होता है तो 6 चौक 24 घंटा, इसीलिए जो है हर चौथे साल में फरवरी के 29 यानी कि एक दिन का अतिरिक्त समय बढ़ता है, जिसे लीप ईयर कहते हैं। और यही एक वजह है, क्योंकि 24 घंटे का नहीं, उसमें से थोड़ा सा कम ही होता है। अगला है, चंद्रमा का आकार बदलते हुए प्रतीत होता है क्योंकि। दोस्तों, ये सिलेबस के आधार पर ही चल रहा है, तो जो चंद्रमा का आकार है वह बदलते हुए प्रतीत होता है। क्यों होता है? क्योंकि चंद्रमा का सूर्य के चारों ओर प्रक्रिया करना इनकी वजह है। अच्छा, जैसे कि चंद्रमा जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है, ठीक है। लेकिन आप एक चीज़ देखना, जैसे कि ये पृथ्वी हो गया, तो चंद्रमा कहाँ पर है? यहाँ पर है। और सूर्य कहाँ पर है? थोड़ा सा दूर में है। तो चंद्रमा सबसे पहले अपनी जगह पर घूर्णन करता है, फिर जो है पृथ्वी के साथ ही ये जो है सूर्य का भी परिक्रमा करता है। क्यों करता है? क्योंकि चंद्रमा जो है सूर्य पृथ्वी से ज़्यादा दूर नहीं जा सकती, ना वो नज़दीक आ सकती, क्योंकि ये जो है गुरुत्वाकर्षण की वजह से होता है। इसी वजह से जो है जैसे-जैसे पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करती है, उसी आधार पर जो है चंद्रमा भी घूर्णन काम करती है, परिक्रमण काम करती है, जिसकी वजह से चंद्रमा का जो साइज़ है वह कभी छोटा दिखाई देता है, कभी बड़ा दिखाई देता है। अगला है,
देखो यहाँ पर एक चीज़ है, आइंस्टीन का मैंने कथन लिखा भी है, आप पढ़ना इसको। क्या लिखा है कि हमारी ज्ञान अनुभूतियों की अस्त व्यस्त विभिन्नताओं को तर्कपूर्ण एक रूप प्रणाली बनाने के प्रयास को विज्ञान कहते हैं। ये जो है आइंस्टीन का कथन है। अगला है, छात्रों में तथ्यात्मक चिंतन पद्धति विकसित करने में सर्वाधिक योग दे सकता है। तो सर्वाधिक योगदान जो दे सकता है वह कौन सा है? सही जवाब आ जाएगा विज्ञान शिक्षण। क्या बोला गया है? तथ्यात्मक चिंतन। तथ्यात्मक यानी कि होता है प्रत्यक्ष, आप उसको देखो, किसी भी तथ्य को सामने रखकर, किसी भी चीज को सबूत को रखकर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? विज्ञान शिक्षण है। अब ये विज्ञान शिक्षण के अंतर्गत आप चीज देखना, विज्ञान में होता क्या है? प्रैक्टिकल के आधार पर चलता है, तथ्यात्मक आधार पर चलता है। अगला प्रश्न है, विज्ञान शिक्षण के उपागम हैं। तो विज्ञान शिक्षण के उपागम कौन से है? सही जवाब क्या जाएगा? जैसे कि एक है विकासात्मक जो प्रतिमान होता है, दूसरा है संप्रत्यय निष्पत्ति प्रतिमान होता है, तीसरा है अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान होता है, या उपरोक्त तो सभी। सही जवाब आ जाएगा चौथा रहेगा। अगला है, बच्चों को समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जैसे कि कोई बच्चे हैं, अब उसको जो सामाजिकरण का जो पहला पाठ सिखाना है हमको, कहाँ से होता है? तो परिवार से होता है। ये जो है परिवार से सीखता है कि किस तरीके से समाज में रहना है, परिवार के दायरे में रहना है वो। सातवां प्रश्न है, बालक की तर्क शक्ति के विकास के लिए उपयुक्त विषय है। तो एक बालक की जो तर्क शक्ति है, इसके विकास के लिए उपयुक्त विषय कौन सा है? सही जवाब आ जाएगा विज्ञान रहेगा। एक तो होता है जैसे गणित और रीजनिंग का, ये भी है तर्क शक्ति का विकास करने में, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं? पर्यावरण को, विज्ञान का जो टॉपिक है उसको। तो इसलिए हम कह सकते हैं इसका जो आंसर रहेगा विज्ञान रहेगा, क्योंकि विज्ञान में जो है हमको सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसको जो है प्रयोगशाला में, लैब में जो है करके देखना पड़ता है, जिससे क्या होता है? तर्क शक्ति, यानी कि ऐसा करने से क्या होता है, ऐसा करने से क्या होता है, ये जो है विज्ञान का एक नियम है। यानी कि हम जो है अपनी परिकल्पनाओं को तर्क के दायरे में रखकर उसको अध्ययन करते हैं। अगला है, अ, विज्ञान शिक्षण के ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित है। तो शिक्षण के जो ज्ञानात्मक पक्ष हैं उनसे संबंधित कौन सा है? सही जवाब किया जाएगा पहला रहेगा। एक तो बोध और दूसरा प्रयोग। बोध मतलब होता है ज्ञान, जानना हो गया, ज्ञान हो गया, और प्रयोग हो गया, यानी कि आप जो करके देखते हो वही है। तो ये जो विज्ञान शिक्षण के अंतर्गत आता है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीयता की शिक्षा इस प्रकार दी जा सकती है। जैसे कि हमको क्या है? अंतर्राष्ट्रीय के बारे में जानना है, विदेशों के बारे में जानना है, तो उसके लिए शिक्षा देना है, तो उसको किस तरीके से दे सकते हैं? जैसे कि पहला क्या है? पाठ्यक्रम के माध्यम से, बिल्कुल सही बात है। हम अपनी जो पाठ्यक्रम है उसमें उस अंतर्राष्ट्रीय जो महत्व है उनको शामिल करेंगे। दूसरा क्या है कि विश्व की सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के माध्यम से भी इसको हम जान सकते हैं। तीसरा क्या है? सह शैक्षिक प्रवृत्तियों के माध्यम से। यानी कि इसका जो आंसर रहेगा उपरोक्त सभी सही रहेगा। अगला है, पृथ्वी पर समय का नाप किस रेखा से ज्ञात की जाती है? तो जो पृथ्वी पर जो समय का जो नाप है या माप कह सकते हैं, किस रेखा से ज्ञात की जाती है? सही जवाब आ जाएगा देशांतर रेखा से। जैसे कि ये पृथ्वी हो गया, ठीक है। पृथ्वी में ऐसा जो रहता है आड़ी रेखा, ये क्या है? अक्षांश है, और सीधा जो रहता है वहाँ देशांतर है। तो हम जो है पृथ्वी पर अगर समय को ज्ञात करते हैं तो देशांतर के माध्यम से ही करते हैं। जैसे कि एक देशांतर पर जो है 4 मिनट का अंतर रहता है, यानी कि सूर्य का प्रकाश इस देशांतर से इस देशांतर तक पहुँचने में आपको 4 मिनट का समय लगेगा। अगला है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर की दूरी कितनी होती है? अभी बताया था एक देशांतर में कितना है? 4 मिनट का अंतर है। तो फिर इन्हीं 4 मिनट में सूर्य कितना दूरी तय करता है? सही जवाब आ जाएगा 111 किलोमीटर। ये प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। 111.32 किलोमीटर यहाँ तय करती है। जैसे कि ये क्या है? देशांतर है। अपने भारत देश में भी देशांतर है, लेकिन आप जैसे कि यहाँ पर कोलकाता है, और कोलकाता के बाद अगर यहाँ पर कोई रायपुर आ गए या फिर भोपाल आ गए, तो दोनों के बीच का देशांतर आपको देखना पड़ेगा। सबसे पहले कितना आड़ी है, फिर उसके बाद हम तय कर सकते हैं कि कितना किलोमीटर एक कोलकाता से जो है अपना रायपुर का जो एरिया है वहाँ पड़ता है, कि एक देशांतर और दूसरे देशांतर के बीच की जो दूरी है उसे हम ज्ञात कर सकते हैं। अगला है, देखो इसमें एक चीज़ होता क्या है पृथ्वी में, जैसे कि ये पृथ्वी हो गया, ठीक है, ये अक्षांश है, और इसी अक्षांश में जो बीच में रहता है उसे विषुवत रेखा कहा जाता है। और इनसे 23.5 अंश ऊपर कौन सा है? कर्क रेखा है, और इनसे 23.5 अंश नीचे जो कि मकर रेखा है। तो जो भी समय निर्धारित होता है वह विषुवत रेखा के दायरे में रहकर ही किया जाता है। अगला है, यदि मापन के सारे यंत्र तथा साधन विश्व से समाप्त कर दिए जाए तो आधुनिक सभ्यता बालू की दीवार की तरह ढह जाएगी। यह कथन है वह किसने कहा है? तो किसने कहा है ऐसा कथन? सही जवाब आ जाएगा रॉस ने कहा है।
रॉस जो कि एक वैज्ञानिक है, इन्होंने कहा है। अगला है कालक्रम विधि का दोष है, तो कालक्रम विधि का दोष कौन सा है? जैसे कि ऑप्शन क्या है यहाँ पर, शिक्षा के सिद्धांतों का उल्लंघन करना है, पुनरावृत्ति का अभाव होता है, या रोचकता का अभाव। तो ये जो सभी ऑप्शन है वह बिल्कुल सही है, जो कि कालक्रम विधि के लिए दोष साबित होता है। अगला है सामाजिक विज्ञान से अध्ययन किया जाता है, तो सामाजिक विज्ञान से अध्ययन किया जाता है, किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है? सही जवाब आ जाएगा, पहला नंबर रहेगा, जो कि क्या लिखा है, वर्तमान संदर्भ में संपूर्ण सामाजिक विषय वस्तु का ज्ञान है। जैसे कि हम लोग क्या पढ़ते हैं, सामाजिक अध्ययन है, तो सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत जैसे कि अर्थशास्त्र से घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं क्या? नहीं, इसमें जो पर्यावरण की घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया है, सामाजिक विज्ञान, यानी कि समाज के जो विषय वस्तु है, समाज के बारे में जो बात कही गई है, हम उसी को पढ़ते हैं। अगला है विज्ञान शिक्षण में अनुमूल्यन से आशय है, तो विज्ञान शिक्षण में अनुमूल्यन से आशय क्या है? सही जवाब आ जाएगा, मूल्यों के प्रति आस्था, मूल्यों के प्रति आस्था से है यहाँ पर विज्ञान शिक्षण में अनुमूल्यन से। अगले है श्रव्य दृश्य साधक सहायक होते हैं, जो श्रव्य दृश्य साधन जो होते हैं वहाँ सहायक होते हैं, किनका सहायक होते हैं? जैसे कि बालक में प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होता है, जैसे कि हम किसी चीज़ को देख कर सीखते हैं तो क्या हो रहा है, प्रत्यक्ष हो रहा है ना। दूसरा क्या है, बालक की क्रियाशीलता में है, यानी कि जो सामने वाला कर रहा है उसको देखकर हम अपनी क्रियाओं के लिए करते हैं या अपनी क्रियाशीलता करते हैं। तीसरा क्या है कि बालक के मस्तक में स्थायी ज्ञान प्राप्त करने में, तो उपयुक्त आंसर सभी सही रहेगा, इसका आंसर रहेगा जो कि सहायक होते हैं। अगला है समोच्च रेखा है, तो समोच्च रेखा कौन सी है? जैसे काल्पनिक रेखा है कि प्रदर्शक रेखा है कि देशांतर है या अक्षांश है? सही जवाब आ जाएगा, ये जो है एक काल्पनिक रेखा है, समोच्च रेखा। इसके बारे में देखे तो यहाँ पर मैंने एक शब्द लिखा है, यहाँ पर समझना कि यहाँ जो है एक काल्पनिक रेखा है जो एक दूसरे के निकट स्थित होती है एवं समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले स्थानों को, यदि समोच्च रेखा 1000 मीटर लिखा है, अगर कोई भी जगह समोच्च रेखा 1000 मीटर लिखा है, तो ये समझ लेना है, इसका तात्पर्य ये होता है कि उस रेखा पर धरातल की जो ऊंचाई है वहाँ 100 मीटर के अंदर है। अगला है अधिन्यास से तैयार किया जाता है, तो अधिन्यास से क्या तैयार किया जाता है? सही जवाब आ जाएगा, बालकों का प्रगति चार्ट, बालकों का प्रगति चार्ट तैयार किया जाता है। अगला है विज्ञान शिक्षण छात्र के व्यक्तित्व के गुणों को विकसित करता है, तो विज्ञान जो है शिक्षण शास्त्र के माध्यम से व्यक्तित्व के गुणों का विकास करता है, तो किस चीज़ का करता है? तो उपरोक्त सभी रहेगा, यानी कि नियमितता का है, परिशुद्धता का है या क्रियात्मक का है, ये तीनों ऑप्शन सही रहेगा, इसलिए इसका आंसर चौथा रहेगा। अगला है निम्न में से किस विधि से छात्र काम करके सीखता है? तो छात्र काम करके सीखता है, ये कौन सी विधि के अंतर्गत है? सही जवाब आ जाएगा अन्वेषण विधि, अन्वेषण विधि के तहत जो है छात्र जो है काम करके सीखता है। मैंने यहाँ पर लिखा भी है, बहुत अच्छा प्रश्न है, इसमें 3 प्रश्न बनते हैं। एक तो अन्वेषण विधि को जो है ह्यूरिस्टिक विधि कहा जाता है या खोज विधि भी कहा जाता है। इसके माध्यम से इस विधि से बच्चों को कम से कम बताकर उन्हें स्वयं अधिक से अधिक खोज कर सत्य को पहचानने पर बल देते हैं। यानी देखो यहाँ पर होता क्या है, एक छात्र अपने टीचर से जानकारी कम लेता है और वो खोजने का काम ज़्यादा करते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं ये जो है आख्या अन्वेषण विधि के अंतर्गत ह्यूरिस्टिक विधि है और खोज विधि इसके अंतर्गत आता है। अगला है ह्यूरिस्टिक विधि छात्रों को प्रतिस्थापित करती है, एक क्या प्रतिस्थापित करती है? सही जवाब आ जाएगा वैज्ञानिक के रूप में, वैज्ञानिक के रूप में स्थापित करती है, यानी कि खोज करने का कार्य है। आज जब बच्चे खोज करेंगे तो इसका मतलब उसका ब्रेन विकसित होगा, यानी कि उनका जो लेवल है वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लगभग समान रहता है, क्योंकि वैज्ञानिक लोग भी क्या करते हैं, वो लोग भी किसी को पता नहीं रहता, लेकिन वो क्या करते हैं, अभ्यास करते हैं, खोज करने का काम करते हैं, तब जाके वो चीज़ होता है। जैसे कि कहा जाता है लाइट का जब आविष्कार किया था, जो टंगस्टन फेंट किया गया था तो उसमें कई बार जो है फेल हुआ था, तो तब जाके वो बना है, तो ये क्या है, अभ्यास से होता है, खोज से होता है। अगला है कौन सी विधि ठोस मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है? ठोस यानी कि मूर्त है, ठीक है, मूर्त मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है, सही जवाब आ जाएगा स्व अनुशासन दृष्टिकोण, स्व अनुशासन दृष्टिकोण इसका आंसर सही रहेगा। अगला है निम्न में से व्याख्यान विधि का दोष है, तो व्याख्यान विधि का दोष कौन सा है? सही जवाब कहा जाएगा इसमें, इससे करके सीखने के लिए कोई स्थान नहीं है। देखो यहाँ पर बोला क्या गया है, व्याख्यान विधि, तो व्याख्यान विधि यानी कि बोलना है, अब बोलने में जो है स्वयं करके सीखने, भाई कि कोई सामने से बोल रहा है उसको हम कैसे स्वयं करके कर सकते हैं?
अनुकरण ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन स्वयं सीखने के लिए कोई स्थान नहीं होता, ये आंसर सही रहेगा। तो स्थान कौन, मतलब इसमें दोष कौन-सा नहीं होता, जैसे कि पहला क्या, सुनकर सीखने का प्रशिक्षण मिलता है, ये भी ठीक है क्योंकि व्याख्यान विधि से हम सुनकर भी सीख सकते हैं। तीसरा क्या है, अच्छे व्याख्यानों से छात्रों को प्रेरणा मिलती है, ये भी ठीक है। व्याख्यानों के हाव-भाव का विद्यार्थियों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, ये भी ठीक है। लेकिन जो सेकंड आंसर है वहाँ एक दोषपूर्ण है। अगला है शिक्षकों को एक समूह अगला है शिक्षकों के एक समूह द्वारा किए जाने वाला शिक्षण कार्य कहलाता है। तो दल शिक्षण कहा जाता है, उसे जो है दल शिक्षण कहा जाता है। अगला है आधुनिक विज्ञान की शिक्षक कब से मानी जाती है। तो दोस्तों आधुनिक विज्ञान की जो शिक्षा है वो जो है 16वीं सदी से मानी जाती है, क्योंकि 16वीं सदी में ज़्यादातर जो है आविष्कार हुआ है, इनका जो खोज किया गया है। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के लिए एक प्रश्न है, तो इसका आंसर हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। प्रश्न क्या है कि पर्यावरण अध्ययन का क्षेत्र निम्न में से किसके निकट सर्वाधिक है। तो पर्यावरण का जो अध्ययन है, इनका जो क्षेत्र है, सबसे अधिक निकट किसके अंतर्गत है, जैसे कि भौतिक विज्ञान के है, कि गणित है, या भूगोल है, या समाज शास्त्र है। इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।